माई सेल्फ पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी के द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे प्रबुद्ध कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आप हमारे वीडियोज को नियमित रूप से देखें, इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको धारामापी के बारे में बताएंगे। धारामापी एक प्रायोगिक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति तथा धारा के प्रवाह की दिशा की जानकारी करते हैं। तो धारामापी किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा के संसूचन के लिए प्रयोग की जाती है। धारामापी एक प्रायोगिक उपकरण है धारामापी एक प्रायोगिक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति तथा धारा के प्रवाह की दिशा तथा धारा के प्रवाह की दिशा की जानकारी की जाती है। तो धारामापी एक प्रायोगिक उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति तथा धारा के प्रवाह की दिशा की जानकारी की जाती है। किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर इस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जिसका मान इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसी सिद्धांत पर धारामापी कार्य करता है। इन धारामापी को जब किसी धारावाही कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है जिसका मान इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये धारामापी का सिद्धांत है। तो धारामापी दो प्रकार के होते हैं। तो धारामापी दो प्रकार का होता है। एक चल कुंडली धारामापी, चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी यानी इसको बोलते हैं मुई कोयल गलवानोमीटर। और सेकंड होता है चल चुंबक धारामापी, चल चुंबक धारामापी। इसको मुई मैग्नेट गलवानोमीटर बोलते हैं। एक हो गया मुई कोयल गलवानोमीटर और दूसरा है मुई मैग्नेट गलवानोमीटर। चल चुंबक धारामापी को स्पर्शीय धारामापी भी कहते हैं, जो हमारे आरबीएसई बोर्ड के 12th सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ हम केवल चल कुंडली धारामापी के बारे में अध्ययन करेंगे। चल कुंडली धारामापी भी दो प्रकार की होती है। एक है निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी, निलंबित कुंडली धारामापी। और सेकंड है किलकित कुंडली धारामापी, किलकित
कुंडली धारामापी किलकित कुंडली धारा मापी। तो इस तरह से धारा मापी को किसी विद्युत परिपथ में धारा के संसूचन के लिए काम में लिया जाता है। धारा मापी के द्वारा ये जानकारी की जाती है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं, और धारा के प्रवाह की दिशा की जानकारी करते हैं। तो धारा मापी का जो सिद्धांत है वह सिद्धांत इस रूप से व्यक्त किया जाता है, जैसे किसी धारावाही कुंडली को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो उस पर एक बलाघूर्ण कार्य करता है, और कुंडली पर कार्यरत बलाघूर्ण का मान उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। और धारामापी दो तरह का होता है, एक चल कुंडली धारामापी, दूसरा चल चुंबक धारामापी। चल कुंडली धारामापी दो तरह की होती है, एक निलंबित कुंडली धारामापी, दूसरी किलकित कुंडली धारामापी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किलकित कुंडली धारामापी के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे निलंबित कुंडली धारामापी और किलकित कुंडली धारामापी दोनों की जो सिद्धांत है वो समान है, केवल इनकी संरचनाएं भिन्न हैं। तो सबसे पहले हम निलंबित कुंडली धारामापी के बारे में अध्ययन करेंगे। निलंबित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली धारा मापी। निलंबित कुंडली धारा मापी। सस्पेंडेड कॉइल गैल्वानोमीटर। निलंबित कुंडली धारामापी इसकी पहले हम बनावट के बारे में बताते हैं, इसकी संरचना। स्ट्रक्चर, इसमें अवतल आकार के दो चुंबकीय ध्रुवखंड होते हैं। NS दो अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुव हैं। इनके बीच में नर्म लोहे के क्रोड पर अनेक फेरे में तांबे के पतले एवं विद्युत रोधी तार से लिपटी कुंडली होती है। तो नर्म लोहे की क्रोड पर इसमें आयताकार या वृत्ताकार तांबे की कुंडली होती है। इस कुंडली को एक फास्फर ब्रांच तार से जोड़कर एक मरोड़ टोपी जो एक संयोजक पेच से जुड़ी होती है से संबंधित किया जाता है। तो यह एक मरोड़ टोपी है।
और इस मरोड़ टोपी को इसके ऊपरी सिरे पर एक संयोजक पेच के द्वारा जोड़ा जाता है। तो इस तरह से इस कुंडली को फास्फर ब्रांच तार के द्वारा निलंबित किया जाता है। फास्फर ब्रांच तार के ऊपरी सिरे को एक मरोड़ टोपी से जोड़ दिया जाता है, जो एक संयोजक पेच T1 से जुड़ी होती है। और इसके निचले सिरे को एक स्प्रिंग की सहायता से जोड़ दिया जाता है। इस फास्फर ब्रांच से एक समतल दर्पण जुड़ा होता है। तो ये नर्म लोहे का एल्युमिनियम का नर्म लोहे का रोड है। इस नर्म लोहे की रोड पे तांबे के पतले एवं विद्युत रोधी तार को अनेक फेरों में लपेट करके कुंडली का निर्माण किया जाता है। इस कुंडली को फास्फर ब्रांच तार के द्वारा इस मरोड़ टोपी की सहायता से लटकाया जाता है। इस फास्फर ब्रांच से एक दर्पण जुड़ा होता है। इसके कुंडली के निचले सिरे को एक स्प्रिंग की सहायता से जोड़ दिया जाता है, जो संयोजक पेच T2 से जुड़ा होता है। अब इसमें संरचना के बारे में हो गया कि नर्म लोहे के रोड पर अनेक घेरों में लिपटी तांबे की कुंडली होती है, जो दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच में व्यवस्थित होती है। इसमें नर्म लोहे के रोड पर अनेक फेरों में लिपटी नर्म लोहे के एक रोड पर अनेक फेरों में लिपटी
तांबे के पतले एवं विद्युत रोधी नरम लोहे की रोड पर अनेक फेरों में लिपटी तांबे के पतले एवं विद्युत रोधी तार से बनी कुंडली होती है जिसे अवतल आकार के दो चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच व्यवस्थित किया जाता है, जो अवतल आकार के दो चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच व्यवस्थित होती है। इस कुंडली को फास्फोरस ब्रांच तार के द्वारा मरोड़ टोपी से अटैच किया जाता है और इसके निचले सिरे को एक स्प्रिंग से जोड़ा जाता है। मरोड़ टोपी का संबंध संयोजक पेज T1 से होता है और स्प्रिंग का संबंध संयोजक पेज T2 से होता है। अब इसके हम सिद्धांत के बारे में बताते हैं। जब संयोजक पेचों T1 और T2 की सहायता से इस कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो इस पर एक विक्षेपक वॉल्यूम कार्य करता है। जब कुंडली में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो इस पर एक विक्षेपक वॉल्यूम कार्य करता है। यदि किसी क्षण कुंडली का सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है तथा इसमें फेरों की संख्या कैपिटल N एवं प्रवाहित धारा I हो तो B चुंबकीय क्षेत्र B तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली पर कार्यरत बलागुण का मान कुंडली पर कार्यरत
कुंडली पर कार्यरत विक्षेपक वॉल्यूम टो इज इक्वल NIAB साइन थीटा होता है। इसे हम समीकरण 1 के रूप में लेते हैं। यहाँ n इस कुंडली में कुल फेरों की संख्या है, I इस कुंडली में प्रवाहित धारा है, B इन चुंबकीय ध्रुवखंडों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और थीटा किसी क्षण कुंडली के सदिश क्षेत्रफल A का चुंबकीय क्षेत्र के साथ झुकाव कोण है। इस विक्षेपक बलों के कारण इस कुंडली में ऐंठन उत्पन्न होता है। कुंडली विक्षेपक बलों के कारण तार में ऐंठन उत्पन्न होता है। इस विक्षेपक बलयुग्म के कारण तार में ऐंठन उत्पन्न होता है। तार में ऐंठन उत्पन्न होता है। ऐंठन उत्पन्न होता है। यदि तार में ऐंठन कोण फाई हो, यदि तार में ऐंठन कोण फाई हो तो इस पर एक ऐंठन बलयुग्म या जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं वह कार्य करता है, जिसकी दिशा विक्षेपक बलयुग्म के विपरीत होती है। तो इस पर प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करता है। प्रत्यानयन बलयुग्म कार्य करता है जिसकी दिशा विक्षेपक बलयुग्म के विपरीत होती है। जिसकी दिशा विक्षेपक बलयुग्म के विपरीत होती है। इस तरह कुंडली पर कार्यरत विक्षेपक प्रत्यानयन बलयुग्म, इसलिए कुंडली पर कार्यरत प्रत्यानयन बलयुग्म तो इसमें प्रत्यानयन बलयुग्म टो इज इक्वल टू C5 होता है, क्योंकि इसमें देखा गया है कि कुंडली पर लगने वाले ऐंठन बलयुग्म या प्रत्यानयन बलयुग्म का मान इस कुंडली में उत्पन्न ऐंठन कोण फाई के समानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह हटाकर जब हम बराबर चिन्ह लाते हैं तो एक नियतांक स्थापित करते हैं। C यह नियतांक है जिसे एकांक ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण, यहाँ C को एकांक ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण, एकांक ऐंठन बलयुग्म का आघूर्ण या इसे मरोड़ी दृढ़ता कहते हैं, या इसे मरोड़ी दृढ़ता कहते हैं, जिसे हम टॉर्सन रिजिडिटी भी कहते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यानयन, इस कुंडली पर लगने वाले प्रत्यानयन बलयुग्म की दिशा इस पर कार्यरत विक्षेपक बलयुग्म के विपरीत होती है।
अगर इसमें प्रत्यानयन बलयुक्त अगर इसमें विक्षेपक बलयुक्त दाईं ओर है तो प्रत्यानयन बलयुक्त दिशा बाईं तरफ होती है। अब कुंडली संतुलन अवस्था में तब होगी जब ये दोनों बलयुक्त समान हो। तो कुंडली के संतुलन की अवस्था में इसलिए कुंडली के संतुलन अवस्था में तो कुंडली के संतुलन अवस्था में दोनों बलयुग्म बराबर होने चाहिए, यानी कुंडली पर कार्यरत विक्षेपक बलयुग्म ये बराबर हो जाएगा कुंडली पर कार्यरत प्रत्यानयन बलयुग्म के। तो इस तरह कुंडली पर कार्यरत विक्षेपक बलयुग्म का मान प्रत्यानयन बलयुग्म के जब बराबर हो जाता है तो कुंडली संतुलन अवस्था में होती है। इसलिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर मान रखते हैं तो एन आई ए बी साइन थीटा इज इक्वल सी फाई होता है। यहाँ से आई को छोड़कर बाकी हम दाईं ओर रिप्लेस करते हैं तो आई इक्वल टू होगा सी बाई बी एन ए साइन थीटा इंटू फाई। ये इक्वेशन 3 के रूप में प्राप्त करते हैं। यहाँ थीटा कुंडली के क्षेत्रफल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण है। थीटा का मान अगर 90 होता है तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसके लिए त्रिज्यीय छेद यूज करते हैं। त्रिज्यीय छेद ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं यहाँ पे। त्रिज्यीय छेद उत्पन्न होने से कुंडली किसी भी अवस्था में हो लेकिन इसका तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, जिससे कुंडली का क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। अगर क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो थीटा का मान 90 होगा, जिसे साइन 90 मान 1 हो जाता है। तो इस तरह अवतल आकार के ध्रुवखंडों का उपयोग करने से कुंडली किसी भी स्थिति में हो लेकिन इसका तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। ये नर लोहे का क्रोड लेते हैं, इसके ऊपर तांबे के तार को अनेक घेरों में लपेटकर कुंडली का निर्माण करते हैं। तो कुंडली अवतल आकार के ध्रुवखंड में उपस्थित होती है। अवतल आकार के ध्रुवखंडों का उपयोग करने से चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होता है, यानी इसकी दिशा तो इस तरह देखते हैं कि इसमें अवतल आकार का ध्रुवखंड लेते हैं। अवतल आकार के ध्रुवखंडों का उपयोग करने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होता है। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र अवतल आकार के ध्रुवखंडों का उपयोग करने से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय होगा। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से कुंडली किसी भी अवस्था में रहे लेकिन इसका तल हमेशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, जिससे कुंडली का सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। इस तरह थीटा का मान 90 होता है। तो धारामापी में
धारा मापी में अवतल आकार के ध्रुवखंडों का धारामापी में अवतल आकार के ध्रुवखंडों का उपयोग करने से त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। त्रिज्यीय क्षेत्र उत्पन्न होने से त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से कुंडली किसी भी अवस्था में रहे, यानी कुंडली किसी भी अवस्था में हो, कुंडली किसी भी अवस्था में हो, किंतु इसका तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है, जिससे कुंडली का क्षेत्रफल, जिससे कुंडली का सदिश क्षेत्रफल, कुंडली का सदिश क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इस तरह तो थीटा का मान 90 होगा। थीटा का मान 90 होने से sin 90 इक्वल टू 1 रहता है। इसलिए समीकरण 3 से, तो इस समीकरण 3 से कुंडली में प्रवाहित धारा I इक्वल टू C बाई बी एन ए फाई होता है। अब यहां हम देखते हैं कि अगर थीटा 90 हो जाता है तो sin 90 मान 1 होने से अब कुंडली में प्रवाहित धारा I इक्वल टू C बाई बी एन ए इंटू फाई होगा। I इज इक्वल C बाई बी एन ए इंटू फाई। यहां इसको हम समीकरण 4 के रूप में लेते हैं, या इसे हम I इक्वल टू के फाई से लिखते हैं। I इक्वल टू के फाई से दर्शाते हैं। यहां के C बाई बी एन ए के स्थान पर लेते हैं। के को धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं। यहाँ के धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहलाता है। तो के को धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं। इस समीकरण 5 से ज्ञात होता है कि I प्रोपोर्शनल फाई या फाई प्रोपोर्शनल I होता है, अर्थात कुंडली में उत्पन्न विक्षेप इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। या ऐसे कहें कि कुंडली में प्रवाहित धारा का मान कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कोण के समानुपाती होता है। यही धारामापी का सिद्धांत है। यही धारा मापी का सिद्धांत है। यही धारा मापी का सिद्धांत है। अब इसकी कार्यप्रणाली पर बताते हैं
कार्य विधि। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप का मान लैंब स्केल विधि से ज्ञात करते हैं। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कोण, कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कोण फाई का मान लैंब स्केल विधि से ज्ञात करते हैं। लैंब स्केल विधि से ज्ञात करते हैं। लैंब स्केल विधि से ज्ञात करते हैं। इसमें इसके पहले आपको बताया कि कुंडली फास्फर ब्रांच तार के द्वारा निलंबित होती है और उस फास्फर ब्रांच से एक समतल दर्पण जुड़ा होता है। इस समतल दर्पण पर यह दर्पण है। यह दर्पण फास्फर ब्रांच तार से जुड़ा होता है। जब इस पर प्रकाश स्रोत के द्वारा प्रकाश किरणें आपतित की जाती हैं और उसी के दौरान इस पर एक मीटर स्केल बना होता है। ये स्केल है और इस स्केल से दर्पण की दूरी कैपिटल डी लेते हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा इस पे प्रकाश को आपतित किया जाता है और उसी के दौरान अगर कुंडली फाई कोण से घूम जाती है तो तार भी फाई कोण से घूमता है। यानी इस तार में उत्पन्न ऐठन अगर फाई है तो दर्पण भी फाई कोण से घूम जाता है। और हम जानते हैं कि अगर दर्पण फाई कोण से घूमता है तो परावर्तित किरणें 2 फाई कोण से घूम जाती हैं। तो इस तरह अगर इसमें ऐठन कोण फाई होता है, यानी फाई यहाँ पे तार में ऐठन कोण है, फाई तार में ऐठन कोण है। अगर तार फाई डिग्री से घूमता है तो दर्पण भी फाई डिग्री कोण से घूमेगा, जिससे परावर्तित किरणें 2 फाई कोण से घूम जाती हैं और 2 फाई कोण से परावर्तित होकर के इस स्केल पर आपतित होती हैं। तो यहां से इस स्केल के द्वारा परावर्तित किरणों का विक्षेप ज्ञात कर लेते हैं। अगर परावर्तित किरणों का विक्षेप ज्यादा होता है इसका मतलब कोण 2 फाई का मान ज्यादा होगा। इससे ज्ञात होता है कि तार में ऐठन कोण भी ज्यादा होता है। अब इसमें हम ज्यामिति की सहायता से अगर लेते हैं तो tan 2 फाई इज इक्वल स्मॉल डी बाई कैपिटल डी होगा। स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। यदि 2 फाई छोटा है, यदि 2 फाई अल्प हो तो tan 2 फाई ए अप्रॉक्स 2 फाई हो जाता है। तो इस तरह यहां पर 2 फाई इज इक्वल डी बाई कैपिटल डी होगा। तो फाई इज इक्वल डी बाई 2d होता है। और चूंकि यहां पे ये जो स्केल है वो दर्पण से 1 मीटर दूरी पर होता है तो d की वैल्यू 1 मीटर लेते हैं तो फाई इज इक्वल टू डी बाई 2 प्राप्त होता है। तो इस तरह हमें कह सकते हैं कि इसमें ऐठन कोण इस स्केल पर विक्षेप d के प्रोपोर्शनल होता है। इससे यह प्रूफ होता है कि कुंडली में उत्पन्न विक्षेप कोण फाई प्रोपोर्शनल d होता है। और इसके पहले हमें ज्ञात हो चुका है
कि I प्रोपोर्शनल फाई होता है और यहाँ पे फाई प्रोपोर्शनल D, या हम कह सकते हैं I प्रोपोर्शनल D प्रोपोर्शनल फाई होता है। तो इस तरह से इसमें जितना ज़्यादा विक्षेप कोण होगा, कुंडली में जितना विक्षेप आएगा, इसमें D का मान भी उतना ज़्यादा होगा। इससे अज्ञात होता है कि इसमें प्रवाहित धारा का मान भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह हम यहाँ पर फाई का मान ज्ञात कर लेते हैं। और अगर हम परिवर्तन गुणांक ज्ञात करना चाहें तो यहाँ से हम कह सकते हैं K इज इक्वल I बाई फाई। अगर इसमें फाई की वैल्यू 1 लेते हैं तो K इज इक्वल टू I होता है। अर्थात धारामापी कुंडली में एकांक विक्षेप को प्राप्त करने के लिए इसमें प्रवाहित की गई धारा के मान को धारामापी का परिवर्तन गुणांक कहते हैं। तो आपको वीडियोज देखने के लिए धन्यवाद।